मयंक घर जल्दी आता है और अपनी पत्नी पूनम से कहता है, पूनम एक काम करो, अपना सामान पैक करो और हाँ मेरा भी कर लेना। वो क्या है ना, मेरी मौसी की बेटी की शादी है, तुम्हें बताया था मैंने, तो हम वही जा रहे हैं और कुछ दिन ना गाँव में ही रहेंगे, तो ना देख लेना तुम। लेकिन आपने तो मना कर दिया था कि हम शादी में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो अचानक से आप ये क्या कह रहे हैं कि हम गांव जा रहे हैं? ट्रेन की टिकट नहीं थी और अब ट्रेन की टिकट भी हो गई है, मेरी शॉपिंग तक नहीं हुई है और आपको छुट्टी कैसे मिल गई? अरे छुट्टी तो मिल गई और ट्रेन की टिकट भी मिल गई, वो भी एसी वाली। अब ना तुम चिंता मत करो, हम दोनों कल शाम को ट्रेन से गाँव जा रहे हैं। और हाँ, मैंने बोला था ना, अगर तुम्हें कोई शॉपिंग करनी हो या कोई सामान लेना हो या कुछ खरीदना हो तो तुम खरीद लेना। आज का टाइम हमारे पास है और कल सुबह का भी टाइम है, तो तुम्हें जो खरीदना है तुम खरीद लो, बाद में मुझे कुछ मत कहना। लेकिन अब मेरा मन नहीं है गांव जाने का। अरे वैसे भी मेरा बहुत कम मन होता है गांव जाने का, बीच में मन बन गया था तब आपने मना कर दिया। अब जब मना हो गया है तो अब आप कह रहे हैं कि हम गांव चले अचानक से, वो भी मैं नहीं जा रही हूँ गांव। एक काम करो, हम कहीं और चलते हैं, छुट्टियाँ तो मिल ही गई है, ट्रेन की टिकट कैंसिल करा दो। अगर हम छुट्टियाँ एक दूसरे के साथ बिता लेंगे तो और भी अच्छा है, हमारे कुछ पैसे भी बच जाएंगे, या फिर आप ऑफिस भी जा सकते हो। अरे वो क्या है ना, मौसी जी का फोन आया था, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है गाँव नहीं आया तो मुझसे वो बात नहीं करेंगी। और तुम्हें तो पता है ना, माँ के जाने के बाद मौसी जी ने हमारा कितना ध्यान रखा है और वो हमेशा हर चीज के लिए हमें पूछती है। तो उनकी बेटी की शादी में नहीं जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा उनको, इसलिए मेरा मन बदल गया। मैंने सोचा अब जाएंगे, जरूर जाएंगे। पूनम तुमने सामान पैक करो, हम जरूर जाएंगे, घर की बात है, हमें तो जाना चाहिए। और उनके बेटे जैसा हूँ मैं, अब मैं नहीं गया तो उनको कितना बुरा लगेगा, इसलिए मैं जाऊंगा। ये ठीक है, अब तुम्हारा मन हो गया है, तुम्हारी मौसी का फोन आ गया है तो हम चल रहे हैं। और यही जब मैं पहले कह रही थी कि घर की शादी है, हमें जाना चाहिए, तुम्हारी मौसी ने इतना कुछ किया है, तब तुम्हें एक बार ध्यान नहीं आया? तब ऑफिस ही दिख रहा था, तब कहाँ ही तुम्हें हम लोग दिख रहे थे। मुझे सच में तुम्हारी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम हमेशा ही अपने बारे में ही सोचते रहते हो, बाद में हमें विलन बना देते हो कि हम एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं है। मैं नहीं जा रही और तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। प्लीज यार पूनम, ऐसा मत करो ना, थोड़ा तो समझो। तुम्हें जो भी लेना है ना तुम ले लेना, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। शादी में जाने के लिए मान जाओ यार। एक काम करो, तुम वो वाला लहंगा ले लो जो तुम्हें बहुत पसंद है, और मैंने ना एसी वाली टिकट करवाई है तो तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मान जाओ ना यार, मुझे बुरा लगेगा अगर मैं नहीं गया तो, और मैं नहीं गया तो उनको कितना बुरा लगेगा, ये भी तो सोचो। और टिकट भी तो बन चुकी है यार, वो भी वेस्ट हो जाएगी। और उनकी शादी में हम नहीं जाएंगे तो अच्छा थोड़ी लगता है। और छुट्टी भी ले चुका हूँ मैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी यार। मौसी जी भी उदास हो जाएंगी। मान जाओ ना, चलो ना चलते हैं। और मौसी जी के लिए तो मैं जाना ही चाहिए ना। ठीक है, जब आपने इतना बोल ही दिया है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ऊपर से वादा भी कर चुके हैं मौसी जी को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल लूंगी। लेकिन तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाना होगा और तुम अब मुझे मना भी नहीं करोगे, फिर चाहे मैं कुछ भी लूं। पूनम और मयंक दोनों ही काफी शॉपिंग करते हैं और उसके बाद अगले ही दिन वो लोग गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव में शादी में काफी मजे करते हैं, आसपास के रिश्तेदारों से मिलते हैं। ये सब देखकर पूनम को भी काफी अच्छा लगता है। मयंक की मौसी की बेटी की शादी हो जाती है। शादी को कब एक हफ्ता हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है, लेकिन अब तक वो लोग अपने घर के लिए निकले ही नहीं थे। इसलिए पूनम मयंक से कहती है, मयंक शादी हो चुकी है, अब तो हमें अपने घर के लिए जाना चाहिए। पहले तो तुम बोल रहे थे कि हम थोड़े दिन में वापस आ जाएंगे, थोड़े थोड़े दिन करके बहुत दिन हो गए हैं यहाँ पर हमें। अब हमें चलना चाहिए, हमारा भी घर है, हमें अपने घर के बारे में भी सोचना चाहिए ना। समझ रहे हो ना तुम? हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इतने दिनों बाद गाँव आया हूँ तो थोड़ा मन है कि कुछ दिन यहीं रुक जाता हूँ। पक्का 1 हफ्ते बाद हम निकल जाएंगे। मैं ये बोल रहा था ना कि अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ना हो तो मौसी जी सबूत बन जाएंगी, उनसे मैं बोल दूंगा, वो करवा देंगी टिकट उस टाइम। यार कुछ दिनों की बात है ना, अब मौसी जी का भी मन लग रहा है हमारे साथ, तो लगने दो ना। ऊपर से अभी उनकी बेटी की विदाई हो गई है, अगर अचानक से हम लोग जाने लगेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा, घर खाली खाली हो जाएगा। कुछ समय यहीं रहते हैं, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, लेकिन मयंक शहर जाने का नाम ही नहीं लेता है और पूनम को गांव में काफी दिक्कतें हो रही थी। और पूनम जब भी अपनी बात बोलती कि उसे शहर जाना है, वापस अपने घर जाना है, तो मयंक कुछ ना कुछ कहकर इस बात को टाल देता। एक दिन मयंक अपनी मौसी अनीता से बात कर रहा होता है, तभी पूनम वहाँ आ जाती है और बोलती है, मयंक तुमने टिकट करवा दी ना? तुमने कहा था कि हम 2 दिन में निकल रहे हैं, तो बता देना सबको, मौसी जी को, घर में सबको बता होना चाहिए कि अब हम जाने वाले हैं।
ठीक है? मौसी जी, आप अपना ख्याल रखना। मयंक बेटा, तुमने जाने की तैयारी भी कर ली और मुझे कुछ बताया भी नहीं। अब क्या तुमने मुझे पराया कर दिया है कि अपने सुख दुख क्या किसी भी चीज के बारे में मुझे बताना जरूरी नहीं है तेरे लिए? नहीं नहीं मौसी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैंने तो शहर जाने के बारे में सोचा तक नहीं अब तक। तुम ये सब क्या कह रही हो? टिकट नहीं हुई है तो अच्छी बात है, कोई दिन नहीं करवाओ। इतने दिनों बाद आए हो, इतने पतले हो गए हो, यहाँ पर कुछ दिन रहो। और बहू, अगर तुम मुझसे प्यार करती है तो जाने का नाम बिल्कुल नहीं लेगी। मौसी जी की बात के आगे पूनम कुछ नहीं कहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद मयंक और पूनम वहाँ से जाने का तय करते हैं। और जब जाने के लिए निकल रहे होते हैं तभी मौसी को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। मयंक काफी घबरा जाता है, उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके जाता है। अनीता को काफी कमजोरी हो गई थी, इसलिए मयंक पूनम से कहता है, पूनम देखो, अब हम कुछ समय ना और रहेंगे यहाँ पर। वो मौसी जी की तबीयत देख रही हो तुम, कितनी खराब हो चुकी है। ऐसी हालत में उनको छोड़ के जाना अच्छा लगता है क्या? नहीं ना, तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन मौसी जी का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर कितने सारे लोग भी तो है ना, और वहाँ हमारा घर है, तुम्हारी जॉब है। इतने दिन तुम जॉब पर नहीं गए, तुम्हारा बॉस भी तो गुस्सा कर रहे होंगे ना। घर कब चलोगे मयंक? बहुत दिन हो गए, अब घर चलो। पूनम देखो, अभी हालत ठीक नहीं है मौसी जी की, इसलिए मैं तुमको मना कर रहा हूँ। वरना शहर जाने के लिए मैं तुम्हें क्यों मना करूंगा? अरे मौसी जी जैसी थोड़ी सी भी ना रिकवर होती है ना, ठीक होती है, तो मैं पक्का बोल दूंगा कि मौसी जी अब हम जा रहे हैं और हम चले जाएंगे। उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी, हमें भी दिक्कत नहीं होगी। अरे समझा करो यार, उन्हें परेशानी होगी हम चले गए तो। ऐसे ही धीरे धीरे 4 महीने से ऊपर हो गए थे, लेकिन अब तक जाने का कोई फैसला नहीं हो पाया था। इसलिए वो खुद से बात करते हुए कहती है, अब बस बहुत हो गया। घर कब चलोगे मयंक? घर कब चलोगे मयंक? ये बोल बोल कर मैं थक गई हूँ और मयंक को कुछ होश ही नहीं। बस गांव आ गए हैं और सब भूल गए हैं। पहले गांव आने के लिए मना कर रहे थे और अब गांव से घर जाने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन मैं अब यहाँ और नहीं रहने वाली हूँ। मुझे अपने परिवार के बारे में भी सोचना है और अब मैं चली जाऊंगी। मेरे पीछे पीछे मयंक चाहे आए या ना आए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। पूनम बिना किसी को कुछ बताए गांव से निकल जाती है और अपने घर आ जाती है। 2 दिन बाद मयंक पीछे पीछे उसके घर आ जाता है और घर आने के बाद पूनम से सवाल करता हुआ मयंक कहता है, पूनम ये क्या किया तुमने? तुम बिना बताए आ गई। अरे पूछ के तो आना चाहिए था तुम्हें लोगों से, कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। और तुम किसी को बिना बताए आ गई। तुम्हारे पीछे ना लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, बहुत बातें बना रहे थे। उन्हें बातें करने का मौका मैंने नहीं बल्कि तुमने दिया है। मैं तो कब से बोलती थी कि घर चलो घर चलो, तुमने मेरी बात नहीं मानी और न ही मेरी बात का कोई जवाब दिया। और जब मैं घर आ गई तो तुम भी तो खुद वापस आ गए ना मेरे पीछे पीछे। अब घर आ गए हो तो बात यहीं खत्म करो और अब वापस से अपनी जिंदगी पुरानी तरह शुरू करते हैं हम। आखिरकार वो दोनों घर आ जाते हैं और सब ठीक ही हो जाता है। नीतू झुग्गियों में रहने वाली एक गरीब घमंडी लड़की थी, जिसकी शादी एक बहुत बड़े घर में नरेश नाम के लड़के से हो जाती है। जिसके बाद उसका घमंड और बढ़ जाता है और उसके ऐसे घमंडी स्वभाव को देखकर उसकी सास को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो कहती है, सच में बहू, अगर मुझे पता होता कि तू गरीब होने के बाद भी इतनी घमंडी है तो मैं तुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाती। माँ जी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? और वैसे भी गरीब घर से निकलकर अमीर घर में आना मेरी किस्मत है। इसमें आपने क्या किया है? आप तो बस एक जरिया हैं। इतना घमंड करना भी ठीक नहीं है बहू। लोग कहते हैं गरीब घर की लड़कियों में बहुत संस्कार होते हैं, उनके अंदर किसी चीज का घमंड नहीं होता है। हमेशा गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो गया और अब मुझे लगता है कि मुझे किसी अमीर घर की लड़की को ही अपनी बहू बनाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है वो तेरे जैसी तो नहीं होती। माँ जी, मुझे ताना मारने के सिवा और कुछ भी काम कर लिया करो। जरूरी नहीं है कि सारे काम नौकरी करें। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि जिस लड़की में गरीब होने पर इतना घमंड था तो अब तो उसके पास सब कुछ है, तब कहाँ उसका घमंड नीचे आएगा। लगता है मुझसे ही गलती हो गई तुझे पहचानने में। देवकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और नीतू पर अपनी सास देवकी की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय देवकी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन शांति कॉटन की साड़ी पहने हुए अपने हाथों में एक छोटा सा बैग लिए उसके घर आती है और कहती है, कैसी हो देवकी तुम? और तुम्हारी बहू कैसी है? शांति तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ आज तुम्हारा? आज कैसे अपनी सहेली की याद आ गई तुम्हें? मैं ठीक हूँ और मेरी बहू भी। ऐसी बात नहीं है देवकी, याद तो तुम्हारी बहुत आती है,
लेकिन ये रोज रोज तुम्हारे घर पर आऊंगी तो तुम्हारी बहू सोचेगी मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। अब तुम इतनी अमीर जो हो मुझसे। शांति, अगर मुझे अमीर गरीब से इतना फर्क पड़ता तो मैं अपने एक लौते बेटे की शादी एक झुग्गी में रहने वाली गरीब लड़की से नहीं करवाती। इसलिए आज के बाद अपने अंदर ये अमीर गरीब का फर्क मत रखना और ना ही करना। अच्छा ठीक है, तू जीती मैं हारी। अब कभी नहीं बोलूंगी तू अमीर है मैं गरीब हूँ। ये हुई ना सहेलियों वाली बात। लेकिन एक बात बता, मेरी बहू को देखने के लिए सब आए, लेकिन तू क्यों नहीं आई? तू समझती नहीं है देवकी, अब कोई बहू को खाली हाथ देखने थोड़ी ना आता है। और मेरी बहू रेणुका को सैलरी नहीं मिली थी इसलिए नहीं आई थी। अब जब मिल गई है तो जितना हो पाया उतना खर्च करके अपनी तरफ से अच्छी सी साड़ी देख कर लाई हूँ। पागल है तू जो इतना सोच रही है। तोहफा दिल से दिया जाता है, महंगा और सस्ता देखकर नहीं। मुझे उम्मीद है उसे पसंद आएगा। उसने वो गरीबों वाले दिन देखे हैं जो तू अभी काट रही है, इसीलिए वो क्या सोचेगी इस बात की तू चिंता मत कर। देवकी और शांति आपस में बात ही कर रहे होते हैं। देवकी की बहू नीतू वहाँ आती है, जिसे देखकर देवकी कहती है, बहू, इनसे मिलो। ये अपनी पड़ोसन और मेरी सहेली शांति है। इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। माँ जी, इनके कपड़ों की हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि ये आपकी जैसे अमीर औरत की सहेली होंगी, और ऐसे ही मैं आते जाते लोगों के पैर नहीं छूती हूँ। बहू, ये तू क्या बोल रही है? कम से कम दूसरों के सामने तो अपना घमंड कम कर ले और थोड़ा प्यार से बोल ले। माँ जी, आपको तो मेरी हर बात में घमंड ही दिखाई देता है। मैंने इसमें घमंड नहीं दिखाया है, मैं तो बस जो सच है वही बोल रही थी। बस कर बहू, अब कुछ मत बोल, चुपचाप यहाँ आकर बैठ जा। शांति तुझे देखने आई है। आओ बहू, जरा मेरे पास तो बैठो। माफ करना, तुम्हारी मुंह दिखाई करने में थोड़ी देर हो गई। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना कि आपके कपड़े और ये गरीब हालत देखकर मुझे आपके पास बैठने का मन नहीं है। आप माँ जी के साथ बैठिए, मैं नौकरों से कहकर आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। और रही बात देखने की, तो आपने मुझे देख भी लिया और बात भी कर ली। बहू रुक तो, ये देख, मैं तेरे लिए तोहफे में साड़ी लेकर आई हूँ, देखकर बता कैसी है। अब अपनी सहेली की नई नवेली बहू को देखने के लिए खाली हाथ थोड़ी ना आती। शांति के कहने पर नीतू साड़ी का बैग उससे लेकर साड़ी को खोलकर देखती है और हंसते हुए कहती है, आंटी जी, आपके इस तोहफे में दी गई साड़ी से अच्छी तो हमारे घर की नौकरानी पहनती है। ये लीजिए आपकी साड़ी आंटी जी, और अपने जैसे किसी गरीब को दे दीजिएगा। लेकिन बहू, ये तोहफा मैं तेरे लिए बड़े प्यार से लेकर आई थी, रख ले बहू। बहू, इस तरह किसी के तोहफे का अपमान नहीं करना चाहिए। इतना घमंड किस काम का है बहू? नहीं माँ जी, जो चीज मेरे काम ही नहीं आ सके वो चीज मैं रखकर क्या करूँगी। नीतू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी शांति दुखी मन से देवकी से कहती है, देवकी, तूने तो कहा था कि तेरी बहू खुद एक गरीब घर की है, वो मेरी गरीबी और मेरी परेशानी समझेगी, लेकिन ये तो तेरी गरीब घमंडी बहू निकली। मुझे अगर पहले पता होता कि तेरी बहू इतनी घमंडी है तो मैं कभी उसे देखने ही नहीं आती। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर देवकी को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय देवकी की धोबन उसके घर आती है और कहती है, मालकिन, मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अगर हो सके तो कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूंगी। हाँ बिल्कुल, तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। तुम्हारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। मालकिन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। देवकी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर नीचे आती है और जैसे ही धोबन को देने चलती है तभी उसकी बहू नीतू वहाँ आती है और कहती है, माँ जी, आपका दिमाग तो ठीक है? ऐसे ही किसी भी गरीब भिखारी को पैसे दान में देती रहेंगी क्या? पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। बहू, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, तभी वो इतनी शाम को हमारे पास मदद मांगने आई है और तुम इसे पैसे देने के लिए मना कर रही हो। क्या भरोसा है माँ जी कि ये सच बोल रही है? हो सकता है ये झूठ बोल रही हो। मालकिन, मैं अपने बेटे की कसम खा के बोल रही हूँ, मेरा बेटा सच में बीमार है। माँ जी, आप जानती नहीं है, ये गरीब लोगों का कोई ईमान नहीं होता है। ये पैसों के लिए अपने बच्चे की झूठी कसम भी खा लेती हैं। बस करिए छोटी मालकिन, लेकिन आप भी कोई अमीर घर से नहीं हैं, एक गरीब झुग्गी वाली हैं। वो तो किस्मत अच्छी है जो आपको इतना बड़ा और अमीर ससुराल मिला। मैंने सोचा था कम से कम आप तो हमारी परेशानी समझेंगी, लेकिन माफ करिए बड़ी मालकिन, आपकी बहू तो एक गरीब घमंडी बहू निकली, जिन्हें अपने घमंड के आगे कुछ नहीं दिखता है।
धोबन इतना कहकर बिना पैसे लिए ही वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर देवकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बहू तुझे किस बात का घमंड है? क्या है तेरे पास घमंड करने के लिए? शायद तू ये भूल गई है कि जिन गरीब लोगों को तू अपना घमंड दिखा रही है, तू भी उन्हीं में से एक है। अगर मैंने तुझे अपने घर की बहू नहीं बनाया होता ना, तो आज तू भी उसी झुग्गियों में पड़ी होती, गरीबों के बीच। और अगर मेरे बेटे को पता चला कि जिसे मैं संस्कारी लड़की समझकर बहू बनाकर लाई थी, वो एक गरीब घमंडी बहू निकली जो उसकी माँ की कोई कदर नहीं करती है, तो वो तुझे 1 मिनट में घर से निकाल देगा। देवकी नीतू को उसके घमंडी स्वभाव के चलते जो कुछ सुना रही थी, उसकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ा उसका बेटा नरेश सुन लेता है, जिसके बाद वो घर के अंदर आकर अपनी माँ देवकी से कहता है, माँ, अब पता लगाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए नीतू, लेकिन मुझसे शादी करने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की खुशी और जुबान के लिए तुमसे शादी करी थी, लेकिन अब जब वो खुशी ही नहीं रही तो तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तुम अपने घर वापस जा सकती हो। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपना ससुराल छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने घमंड में आकर अपनी हैसियत, सही गलत का फर्क सब भूल गई थी। माफ कर दीजिए आप लोग मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं आगे से कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नीतू के माफी मांगने पर उसके घर वाले उसे माफ कर देते हैं और उसे सुधरने का एक और मौका दे देते हैं, जिसके बाद नीतू अपने घमंडी स्वभाव को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करने के साथ साथ एक अच्छी बहू बनने की भी कोशिश करती है। राघव एक बड़े और अमीर परिवार से था। वो एक संजना नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, जिसे वो कॉलेज के टाइम से जानता था। लेकिन संजना उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती थी, क्योंकि वो बहुत लालची लड़की थी। ऐसे ही एक दिन राघव संजना से कहता है, संजना, मैंने अपनी माँ से ना हमारी शादी की बात की है और उन्होंने कहा है ना कि वो तुमसे मिलना चाहती है। पर राघव, कहीं तुम्हारी माँ ने मुझे देखकर इस शादी से इनकार कर दिया तो? नहीं, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। तुम बस कल मेरे साथ चलना मेरे घर। तुम इतना कहते हो तो ठीक है, मैं आ जाऊंगी कल। इतना कहकर दोनों कुछ देर और बातें करते हैं और फिर राघव संजना को अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठाकर उसे उसके घर के बाहर छोड़ आता है। अगले दिन राघव संजना को अपने घर लेकर आता है और अपनी माँ राखी से मिलवाता है। राघव की माँ बहुत ही सीधी सादी थी और राघव की माँ को देखकर संजना कहती है, नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटी, कैसी हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, आपको मेरी पसंद कैसी लगी? अरे इसमें कोई शक है क्या? बहुत अच्छी और सुंदर है। राघव और उसकी माँ दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और संजना राघव के बड़े से घर को घूर घूर कर देख रही थी और राखी के महंगे गहने जेवर वगैरह देखकर उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी कि इतने में राघव कहता है, क्या हुआ संजना, यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस देख रही थी। घर काफी अच्छा बना है तुम्हारा राघव। और आंटी जी, आपके गले का हार तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ, ये पूरे 5 लाख का है। राघव के पापा ने दिया था मुझे। 5 लाख? ये बुढ़िया तो बड़ी ही अमीर है। अरे तुम फिर खो गई। अरे कोई नहीं संजना बेटा, अब तुम मुझे अपने माँ पापा से मिलवा दो ताकि जल्द से जल्द हम तुम दोनों की शादी करवा दें। ठीक है आंटी जी। अब कुछ दिनों बाद संजना के माता पिता राघव की माँ से मिलकर दोनों की शादी पक्की कर देते हैं और 2 महीने बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही राघव की एक कार एक्सीडेंट में जान चली जाती है। राघव के मर जाने के बाद उसकी माँ राखी और संजना बहुत गरीब हो जाते हैं और राखी संजना के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहने लगती है। एक दिन संजना राखी को ताना देती हुई कहती है, हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। सोचा था अमीर घर में शादी होगी तो ऐश की जिंदगी बीतेगी, लेकिन यहाँ तो इस टूटे फूटे घर में ही जीना पड़ रहा है। बहू ऐसा नहीं बोलते, ये तो समय समय की बात होती है और वैसे भी पैसा किसी का नहीं होता है, आता है तो जाता भी है। तो खुद को दोष मत दे बेटी। मैं खुद को यूँ दोष दे रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे से शादी की है, फिर वो इस गरीबी में मुझे छोड़ गया। बेटी, मेरे मरे हुए बेटे को तो मत कोस, उसने तो तुझसे प्यार ही किया था। अरे अब यहाँ बैठकर मुझे ये भाषण मत दो, जाओ और मुझे 1000 रुपए ला कर दो। मुझे पिज्जा, चिकन बिरयानी और भी काफी कुछ खाने का मन कर रहा है। बहुत तेज भूख लगी है मुझे। पर इस उम्र में मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे बहू?
मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाके दो मुझे पैसे, मुझे चाहिए तो चाहिए। पर मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे बहू? चोरी करो, भीख मांगो, चाहे किसी की जान लो, पर मुझे पैसे लाकर दो। भीख? अगर तुम शाम को पैसे नहीं लाई तो रात को तुम्हें घर के बाहर सड़क पर ही सोना पड़ेगा, समझी? अब निकलो यहाँ से। ठीक है बहू, मैं जाती हूँ। इतना कहने के बाद राखी अपने घर से बाहर चल देती है और चलते चलते वो मंदिर के बाहर पहुंच जाती है। उसके मन में सिर्फ संजना की बातें चल रही थी और वो अपने बेटे को याद करके रोने लगती है और मंदिर के किनारे बैठकर कहती है, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक तो मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और फिर मुझे इस लालची बहू के पास छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राखी वहाँ बैठकर रो रही थी। तभी एक आदमी उसे रोता हुआ देखकर उसके आगे कुछ चिल्लर रखकर चला जाता है। लोगों को लगता है कि वो कोई भिखारन है और फिर धीरे धीरे और लोग भी उसके आगे पैसे रखकर चले जाते हैं। मजबूरन अब उसे भीख ही मांगनी पड़ती है। पूरा दिन भीख मांगकर राखी रात को घर वापस आती है और उसे देखकर संजना कहती है, रुको वहीं, पहले ये बताओ कि पैसे लाई हो या नहीं। अगर नहीं लाई हो तो बाहर ही सोना, घर में मत आना, समझी? बहू मैं पैसे ले आई हूँ, ये देखो। क्या ले आई? अरे तो बाहर क्या खड़ी हो, अंदर आ जाओ और पैसे दो। हाँ ये लो बहू, और मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। खाना? कहाँ से आया खाना? तुमने घर में पैसे दिए थे क्या? अब चुपचाप जाओ, पानी पीकर सो जाओ, सुबह भी जाना है तुम्हें पैसे कमाने, समझी? इतना कहने के बाद संजना उन पैसों को अपने तकिए के नीचे रखकर खटिया पर सो जाती है और राखी जमीन पर। सुबह होती है और संजना राखी को उठाकर कहती है, अरे ये क्या, तुम अभी तक सो रही हो? बहू मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आज नहीं जा पाऊंगी कहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगी? अगर तुम नहीं जाओगी तो ये घर कैसे चलेगा? और मुझे अपने लिए साड़ियाँ भी लानी है, कब तक ये सफेद साड़ी पहने घूमूंगी? देख बहू, इतना लालच भी अच्छा नहीं होता है, समझी तुम? अच्छा जी, अब मेरा ये सब पहनने का समय आया है तो ये लालच हो गया। और जब तुम वो भारी भारी जेवर पहनकर घुमा करती थी, उसका क्या? तब हमारे पास पैसे थे, अब नहीं है बहू। मुझे कुछ नहीं पता, जाओ और पैसा लेकर आओ मेरे लिए। इतना कहकर संजना राखी को घर से बाहर निकाल देती है पैसे लाने के लिए और बेचारी राखी चुपचाप रोते हुए वही मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती है और भीख मांगने लगती है। राखी मुंह को एक और पल्लू से ढक लेती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। तभी वहाँ पर राखी के पड़ोस में रहने वाली एक पड़ोसन मंदिर के बाहर आती है और राखी को भिखारन समझकर उसके आगे पैसे रख रही होती है कि इतने में ही उसका मुंह दिख जाता है। तो वो राखी को पहचानकर उससे कहती है, तुम राखी हो ना? राखी अपना मुंह छुपाने लगती है। अरे राखी, तुम ऐसे मुंह क्यों छुपा रही हो? यहाँ देखो मेरी तरफ। राखी सारे पैसे बटोर कर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी पड़ोसन उसका पल्लू हटा देती है और राखी को इस हालत में देखकर दंग रह जाती है और उसे कहती है, राखी, तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम यूँ भीख क्यों मांग रही हो? और तुम्हारी बहू कहाँ है? राखी अब अपनी पड़ोसन को सारी बात बताती है कि किस तरह से उसकी बहू ने उसे अपने लालच के चलते एक भिखारन बनने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद पड़ोसन राखी को लेकर पुलिस के पास जाती है और उसकी बहू के खिलाफ कंप्लेंट करवाती है और फिर पुलिस संजना को अपनी सास के साथ अत्याचार करने के आरोप में जेल में डालती है और राखी को वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाता है ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी आराम से गुजार सके। भावना रोड पर खड़ी होकर भीख मांग रही थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दे, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। भावना सभी से भीख मांग रही थी लेकिन उसको कोई भी कुछ खाने को या पैसे नहीं दे रहा था। ये देख कि उसको कोई कुछ नहीं दे रहा था तो वो खुद से कहती है, आज तो मुझे कोई भीख भी नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ? आज अगर मैं खाली हाथ गई तो बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं। बेचारी भावना अब एक बार फिर भीख मांगने लगती है कि तभी वो एक कार से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। कार वाला अमीर आदमी बाहर निकलता है और उसको देख तुरंत अपनी कार से पानी निकालता है और भावना के चेहरे पर गिरता है। थोड़ी ही देर बाद भावना को होश आ जाता है। उसको होश में देख वो आदमी बोलता है, अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या, जो मेरी कार के सामने आ रही हो? अरे मरना ही है तो कहीं और जाके मरो ना।
साहब मुझे मरना नहीं है, अगर मैं मर गई तो मेरे बाबा की देखभाल कौन करेगा? हाँ तो फिर कार के सामने क्यों आई? साहब मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे चक्कर आ गए। उसकी बात सुनकर उस आदमी को उस पर तरस आ जाता है और वो अपने पॉकेट से 500 रुपए निकाल कर दे देता है और उससे कहता है, ये रख लो और पेट भरकर खाना, साथ ही अपने बाबा के लिए भी ले जाना। ठीक है साहब। इस तरह अब वो आदमी वहाँ से चला जाता है और उन पैसों को देख भावना खुद से कहती है, इन पैसों से अगर मैं कुछ खा लूं तो वैसे भी बाबा को क्या ही पता चलेगा मुझे कितने पैसे मिले हैं। हाँ ऐसा ही करती हूँ, कुछ खा ही लेती हूँ। इस तरह अब भावना ढाबे पर जाती है, लेकिन ढाबे पर खाना महंगा देख वो कुछ नहीं खाती और अपने घर की तरफ निकलने लगती है कि तभी उसकी नजर एक समोसे वाले पर पड़ती है और वो उस समोसे वाले के पास जाकर उससे बोलती है, अरे भैया ये समोसे कैसे दिए? अब तुम भिखमंगे भी यहाँ पर समोसे खाने आओगे क्या? भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम भिखारी लोग समोसे नहीं खा सकते क्या? नहीं, तुम भिखारियों के लिए मेरे ठेले पर कोई समोसे नहीं है। मुंह उठाकर आ जाते हैं फ्री में खाने के लिए, जैसे कि मैं खैरात में बांट रहा हूँ। इस तरह अब भावना समोसे नहीं खाती और घर जाने लगती है। घर जाते जाते वो खुद से बोलती है, इन लोगों ने खुद को समझ क्या रखा है कि हम लोग कुछ खरीद नहीं सकते। इसको तो मैं दिखाऊंगी, एक न एक दिन ऐसा जरूर कुछ करूंगी जिससे सबकी जुबान पर मेरा ही नाम होगा। अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, और अगर मैं सारे पैसे बाबा को दे दूंगी तो पैसे कैसे बचाऊंगी? आइडिया, मैं कुछ पैसे रख लेती हूँ और फिर जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब मैं खुद के पकौड़े की दुकान खोलूंगी। ये समोसे चाउमीन तो सब रखते हैं, मैं पकौड़े की दुकान खोलूंगी। इस तरह अब भावना सोचते सोचते घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका पिता राघव शराब के नशे में नीचे गिरे हुए थे। ये देख तुरंत भावना आती है और अपने पिता को उठाकर खाट पर बैठा देती है, लेकिन उसका बेशर्म बाप नशे की हालत में उससे कहता है, अरे दूर रह मुझसे, मनहूस है तू मेरे लिए। पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी ये बात सुनते ही राघव उसको एक लात मारता है। बाप की लात पड़ने से भावना जाकर दूर गिर जाती है। उसको गिरता हुआ देख राघव कहता है, हाँ यही तेरी औकात है, समझे? अब मुझे पिताजी मत बोल दियो। और पैसे दे, कितने मिले तुझे? पिताजी मुझे ज्यादा पैसे तो नहीं मिले, लेकिन 200 मिले हैं। क्या बोली तू? 200 रुपए? अरे इतने में तो मेरा पौवा भी नहीं आएगा। पर पिताजी मुझे इतने ही मिले हैं। चल चल दे अब वो 200 रुपए और दफा हो जाए यहाँ से। इस तरह अब वो उससे पैसे छीन लेता है। बेचारी भावना रोते हुए सो जाती है और ऐसे ही अब सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह भावना की आंखें नहीं खुलती हैं। तभी वहाँ पर राघव आता है और उसको बोलता है, आज उठना नहीं है क्या तेरे को? उठ जा मनोज और जाकर भीख मांग। भावना अब उठती है और भीख मांगने चली जाती है। ऐसे ही अब भावना भीख मांगती है और जो पैसे उसको मिलते उसमें से वो आधे पैसों को रख लेती और आधे अपने पापा को दे देती। ऐसे ही अब कुछ समय पैसों को वो जुटा लेती है और एक पकौड़े की दुकान खोल लेती है और ऊपर वाले की कृपा से उसकी दुकान काफी चल भी जाती है। उसके पकौड़ों की दुकान पर काफी भीड़ होने लगी, क्योंकि उसके पकौड़े सस्ते और अच्छे थे, इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पकौड़ों को खाना पसंद करते थे। ऐसे ही उसकी बिक्री अब अच्छी होने लगी और वो अपने पिता को भी कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। वो अपने पिता की हर डिमांड पूरी करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी दुकान पर एक अमीर लड़का आता है और उसके पकौड़े का दाम पूछता है। ये पकोड़े कैसे दिए? साहब अपना एक ही उसूल है, न मोल न भाव। भावना का एक ही रेट है, 20 के 4। उसकी ये बात सुनते ही मानो उस लड़के के दिल में उसके लिए घंटियां बज जाती हैं और वो मुस्कुराते हुए कहता है, 40 के देना फिर तो। अब भावना उसको पकौड़े दे देती है, जिसके बाद वो लड़का पकौड़े खाते हुए कहता है, वैसे मेरा नाम रवि है, आपका नाम क्या है? तुम पकौड़े खाने आए हो या नाम पूछने? अरे मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, खैर मत बताओ। मैं सोच रहा था कि कल को अगर मैं किसी के सामने तुम्हारी पकौड़ों की तारीफ करूंगा तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि पकौड़े वाली की पकौड़े है। अच्छा जी, वैसे बातें अच्छी करते हो तुम। मैं तो हूँ ही अच्छा, अब अपना नाम भी बता दो। भावना, भावना नाम है मेरा। इस तरह अब वो पकौड़े खाकर चले जाता है और अब वो आए दिन भावना की दुकान पर आता और पकौड़े खाने के बहाने उससे बातें करता। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर क्या था, उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई उनको पता ही नहीं चला। ऐसे ही एक दिन शाम को भावना अपने घर जाती है, जहां उसको
उसके घर एक लंबी चौड़ी कार खड़ी दिखाई देती है। वो अंदर जाती कि तभी वो खिड़की से छुपकर देखती है। अजय साहब, अभी आपकी हुई। आपने तो इतने पैसे देकर मुझे माला माल कर दिया। अरे आप बस देखते जाओ, आपकी बेटी एक बार मेरे घर तो आए, उसके बाद तो मैं आपको पैसे से लाद दूंगा। लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या? वे आपकी बेटी है और आप अपनी बेटी को मेरे हाथ क्यों बेच रहे हो? वो मेरी बेटी नहीं है। मीना से मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी कहीं और हो गई। अफसोस की बात है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया और मैं मीना से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने उसको अपना लिया। लेकिन मीना के पेट में ये थी और जैसे ये पैदा हुई मेरी मीना चली गई। ये मनु से मेरे लिए। ये सच सुनकर भावना के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब सुनने के बाद भावना खुद से कहती है, इसका मतलब मैं पिताजी की बेटी नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं पिताजी से बहुत दूर चली जाऊंगी और पिताजी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर भावना एक दुकान में जाती है और पेन पेपर लेकर एक लेटर लिखती है और उस लेटर में कुछ पैसे बंद करके अपने पिता के दरवाजे पर रख देती है और चली जाती है। कुछ समय बाद जब वो अमीर आदमी जाता है तब उसके पिता की नजर रखे हुए उस लेटर पर जाती है। वो उसको उठाता है और जैसे ही लेटर खोलता है वैसे ही कुछ पैसे गिरते हैं और उस लेटर में लिखा था, पिताजी, मैं आपकी भावना, मुझे सच पता चल गया है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। फिर भी आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। इतना कर्ज मैं आपका कभी नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन आपने मुझे कभी पिता का प्यार नहीं दिया। मैं सोचती थी कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, आप उस गलती को माफ करके मुझे कभी न कभी गले लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने कभी मुझे गले नहीं लगाया, उल्टा मुझे चंद पैसों के लिए किसी के हाथों बेच दिया। पिताजी, अगर मेरी जगह आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप तब भी ऐसी करते? खैर, मुझे अभी भी आपसे कोई शिकवा नहीं है। जिस पैसे के लिए आपने मुझे बेचा है, आपको बता दूं, मैंने आपके नाम पर एक पकौड़े की दुकान खोली है। वो दुकान बहुत अच्छी चलती है, इसलिए उसको आपको चलाना है। मैं आपसे और इस गाँव से बहुत दूर जा रही हूँ। और हाँ, ये जो आपने पैसे लिए हैं वो पैसे उस अमीर आदमी को दे दो, क्योंकि शायद अब मैं कभी वापस ना आऊं। और ये कुछ पैसे मैं आपको देकर जा रही हूँ, आपकी पराई बेटी भावना। ये लेटर पढ़कर अब राघव को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। राघव उस लेटर को लेकर नीचे बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है।